Assalamualaikum everyone. I hope that you all are fine, safe and indoors. Before watching this video, I request you all that please subscribe to this channel and push that bell icon and turn on your notifications so you never miss any update from this channel. Thank you. नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 7.5. An empty meteorological balloon weighs 18 Newton. It is filled with 10 cubic meters of hydrogen. How much maximum contents the balloon can lift besides its own weight? The density of hydrogen is 0.09 kilogram per meter cube and the density of air is this. अब सबसे पहले हमने देखना है कि हमें गिवन क्या है. गिवन डाटा है हमारे पास वेट ऑफ द बलून, ठीक है. उसके बाद वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, ठीक है, उन्होंने बताया हुआ है हमें. और हमने अब फाइंड क्या करना है, वेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वेट फाइंड करना है. और देन हमने इसके अलावा फाइंड करना है वेट ऑफ कंटेंट्स, यानी कि डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है. और इसके अलावा डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन भी हमें पता होनी चाहिए. वैसे तो टेबल में गिवन है दोनों, लेकिन पता इस तरह से होनी चाहिए कि जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को लास्ट 2 एग्जांपल्स में बताया है कि टेबल नंबर 7.1 में हमने डेंसिटीज़ पढ़ी हैं सब मटेरियल्स की, तो इसी तरह से हमें डेंसिटीज़ का खुद से पता होना चाहिए. तो अब हमने फाइंड क्या करना है, W1 और W2, ठीक है. पहले तो देखते हैं कि अपथस जो है वो किसके इक्वल है. F इज़ इक्वल टू वेट ऑफ एयर डिस्प्लेसिस, यानी कि जो अपथ्रस्ट फोर्स है हमारे पास उसका वेट कितना हो जाता है, एयर के वेट से डिस्प्लेस हो जाने से अपथ्रस्ट हमारे पास क्या रह जाती है. तो उसके लिए आप लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे ρ2 Vg. और सेकेंडली हमने जो फाइंड करनी थी क्या था, W1, ठीक है. तो W1 को फाइंड करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे ρ1 Vg, ठीक है. इस तरह से हमारे पास W1 और F आ जाता है, यानी अपथ्रस्ट जो है, ठीक है. अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है. अब ये ऊपर इनकी वैल्यूज़ गिवन थी वो आप लोगों ने पुट करनी है और उनको कैलकुलेट कर लेना है. तो ये हमारे पास फोर्स हैं, तो दोनों का जो यूनिट है वो न्यूटन आएगा. टोटल वेट लिफ्टेड, अब हमने फाइंड करना है कि जो टोटल वेट लिफ्ट किया गया है उसकी क्या वैल्यू है. अब जो टोटल वेट लिफ्ट किया गया है यानी W1 और W2 और W, ठीक है. अब वो ये तीनों वेट्स जो हैं ये किसके इक्वल आएंगे, ये F के इक्वल आएंगे. अब यहाँ पे देखें W भी उन्होंने ऐड किया, यानी बलून का अपना वेट भी यहाँ पे होगा, ठीक है. एक तो बलून का वेट हो गया और एक हाइड्रोजन का और एक जो है वो कंटेंट्स का वेट हो गया. तीनों के वेट्स को हमने ऐड करना है और फिर देखना है कि फ़ोर्स कितनी हो रही है. अच्छा, अब हमने फ़ोर्स यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है. लास्ट पेज पे हमने फोर्स कैलकुलेट की थी W, और W1 हमने कैलकुलेट कर लिया था. अब बाकी जो हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए बचा है वो है W2. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से इसको फोर्स के इक्वल लिखेंगे, W प्लस W1 प्लस W2, ठीक है. क्योंकि इनके वेट्स को टोटल करना है तो फिर हमने देखना है ना कि कितनी फोर्स लग रही है. अब हमें इनकी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, बाकी हमारे पास W2 बचेगा. तो W2 को उसी साइड पे रहने देंगे और बाकी जो है उसको माइनस कर देना आपने, ठीक है. माइनस करने के बाद हमारे पास जो W2 आ रहा है वो है 41 न्यूटन. तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम वेट ऑफ 41 न्यूटन कैन बी लिफ्टेड बाय द बलून इन एडिशन टू इट्स ओन वेट, यानी उसके अपने वेट, बैलून के अपने वेट के एडिशन करने से हमारी टोटल जो हम फोर्स लग रही है यानी वेट हम लिफ्ट कर रहे हैं वो है 41 न्यूटन, ठीक है. नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 7.6. अ barge 40 meter long and 8 meter broad whose sides are vertical, floors partially loaded in water. If 1,25,000 Newton of cargo is added, how many meters will it sink? पहले तो देखते हैं कि बार्ज होता क्या है. बार्ज एक लंबी सी बोट होती है जिसके ऊपर सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जाता है, ठीक है. उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि जो बार्ज है यानी वो जो बोट है वो 40 मीटर्स लॉन्ग होती है, ठीक है. 40 मीटर्स जो है वो लॉन्ग होती है और ब्रॉड यानी चौड़ी जो है वो 8 मीटर होती है, ठीक है. यानी 8 मीटर वो चौड़ी है.
मतलब वो काफ़ी बड़ी बोट होती है ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्गो है उसको ऐड किया जा सके। और साइड्स जो हैं वो उसकी वर्टिकल हैं, ठीक है। उसकी जो साइड्स हैं बोट की वो वर्टिकल हैं। फ्लोर्स पार्शली लोडेड इन वाटर, यानी कि फ्लोर्स पार्शली लोडेड इन वाटर, फ्लोर्स पार्शली लोडेड, फ्लोर्स पार्शली लोडेड इन वाटर, विच मीन्स कि जब बोट जो है उसको पानी में उतारा जा रहा है तो वो थोड़ी बहुत तो पानी के अंदर होती है ना, उसके अंदर फ्लोट कर रही होती है, तो उसका पार्शली यानी कुछ हिस्सा जो है वो पानी के अंदर होता है। तो अगर हम लोग उसके ऊपर कार्गो ऐड कर रहे हैं इतना, तो वो पूछ रहे हैं कि वो कितने मीटर्स पानी के अंदर सिंक करेगी, ठीक है, यानी पानी के अंदर कितना जाएगी वो ये पूछ रहे हैं। तो किस किस तरह से इसको फाइंड करना है, पहले तो आप लोगों ने गिवन डाटा लिखना है। एरिया ऑफ बार्ज क्या है हमारे पास 40 × 8, ठीक है। हमने लेंथ विड्थ एरिया दोनों, एरिया का ही फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो दोनों चीज़ें लिखी हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दिए। देन हमने लिखा है कि उसके ऊपर जो हमने कार्गो ऐड किया है उसका क्या वेट है वो लिखते हैं ना हमने। अब हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ा था कि जब हम लोग पानी में जब कोई चीज़ डिप करते हैं तो एक वाटर की भी एक फोर्स होती है, अब थ्रस्ट फोर्स। तो इट मीन्स कि जब वो जो बार्ज है वो जब पानी में सिंक करेगी तो एक वाटर भी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, जो कि हम लोगों ने प्रेशर इन लिक्विड्स पढ़ा था, वो था F=ρVg, ठीक है। और यहाँ पे F हमारे पास किसके इक्वल है, W के, तो ρVg को हम लोग W के इक्वल लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से हमने इनकी वैल्यूज़ पुट की, हमारे पास v कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, v की वैल्यू आ जाएगी। यानी आप लोगों ने जब वैल्यूज़ पुट करनी है तो जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको डिवाइड कर देना है और हमारे पास ये v के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग हाइट फाइंड कर सकते हैं, एज फाइंड कर सकते हैं, किसका, यानी जब वो सिंक कर रहा है बार्ज पानी में तो तब वो कितना उसके अंदर है, उसकी हाइट तब कितनी है पानी के अंदर जो सिंक कर रहा है उसका पोर्शन, उसकी डेप्थ कितनी है, ठीक है। तो उसके लिए H=V/A, एरिया हम लोगों ने स्टार्टिंग में फाइंड कर लिया था और वॉल्यूम की भी वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। आपने इनकी वैल्यूज पुट करनी है और ये हमारे पास हाइट आ जाएगी उसकी। देन है एग्जाम्पल नंबर 7.7, अ स्टील वायर 1 मीटर लॉन्ग एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 × 10⁻⁻5 meter square is stretched through 1 millimeter by a force of 10,000 Newton. Find the Young's modulus of the wire. अब हमें गिवन डाटा यहाँ पे क्या है, हमारे पास फोर्स है, ठीक है। फोर्स लिखिए सबसे पहले, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं गिवन डाटा में से, लेकिन यहाँ पे फोर्स लिखी गई है, तो फोर्स है सबसे पहले, उसके बाद L ρ 1 मीटर है। अब ये L ρ का क्या मतलब है, हम लोगों ने यंग्स मॉडुलस में पढ़ा था, क्या मैंने आप लोगों को कुछ इस तरह से इसकी एग्जांपल दी थी जब हम लोग ये लेक्चर कवर कर रहे थे, कि आप लोगों के पास एक स्ट्रेचेबल कोई भी चीज़ है, जब आप लोग उसको स्ट्रेच करने से पहले देखते हैं तो उसकी कुछ लेंथ और होगी, लेकिन स्ट्रेच करने के बाद उसकी लेंथ चेंज हो जाती है। तो इन दोनों लेंथ का जो डिफरेंस हमारे पास आएगा, L रो होती है उसकी ओरिजिनल लेंथ, यानी स्ट्रेच करने से पहले जो हमारे पास होती है वो, और डेल्टा L होगा यानी उसका डिफरेंस, यानी पहले लेंथ जो थी उसकी ओरिजिनल लेंथ थी और बाद में स्ट्रेच करने से जो आई है लेंथ हमारे पास, न्यू लेंथ आई है, उन दोनों को माइनस कर लेते थे हम लोग, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो वो डेल्टा L के इक्वल आता था। तो वो हमें उन्होंने एग्जाम्पल में हमें गिवन है कि जब हमने उसको स्ट्रेच किया था तो हमारे पास इतना डिफरेंस आया था, तो डिफरेंस हमने लिख लिया ना। अब यहाँ पे हमारे पास बेस यूनिट में नहीं है, ये मिलीमीटर है, जबकि मिलीमीटर बेस यूनिट नहीं है, मीटर जो है वो बेस यूनिट है, तो इसको बेस यूनिट में कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमें गिवन है। अब हमने फाइंड क्या करना है, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस फाइंड करने के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पे हम लोगों ने फार्मूला पुट किया और जो हमारे पास ये F की भी वैल्यू गिवन थी, L नोट की भी, A की भी और डेल्टा L की भी, उनकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यंग्स मॉडुलस आ जाएगा। Thanks for watching.